तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग 2015 से लेके 2024 तक हिंदी पेडागोजी के जो भी पीवाईक्यू सवाल है वो हम मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी हमारे साथ वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समय लेके आप सवाल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए डिटेल से सोल्यूशन करते हैं। और इसका कई भी पार्ट आ सकते हैं एग्जाम तक, ठीक है सारे। करा है कि पहला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी वकालत करती है, आप लोग पढ़े होंगे सवाल। तो कह रहा है कि देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़े, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें कि सबसे पहला आता है कि मदर टंग, दूसरा होता है कि एन इंडियन लैंग्वेज जो कि हिंदी की अधिकतर यूज करते हैं, और एक होता है अलग से एक फॉरेन कंट्री वाले लैंग्वेज जो कि इंग्लिश आ जाता है, तो इसको भी ऐड किया गया है। तो आप जो है सबसे पहले मातृभाषा ना कि संस्कृत भाषा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो पहले समूची विद्यालय की शिक्षा में अंग्रेजी के एक अध्ययन के रूप में नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी तो लास्ट में दिया गया है। मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषा। तो लेकिन यहाँ पे देखो कि अंग्रेजी, राज्य की भाषा, संस्कृत, पाली तथा जनजातीय ये सब नहीं बोला गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है, ठीक है। पहले तो वो हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है और अपने पड़ोसी से भी सीख लेता है मराठी भाषा। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे। तो देखो भाई, एक होता है लर्निंग लैंग्वेज, एक होता है एक्विजिशन लैंग्वेज। लर्निंग वो होता है जो यानी कि देखो एक्टिव कॉन्शियस प्रोसेस, ये पैसिव सब कॉन्शियस प्रोसेस जो कि आपको घर में माहौल में रह के किसी से सुनकर ये जो है बिना अर्जित किए हुए ही प्राप्त हो जाता है, ये अर्जन कहलाता है। लर्निंग होता है अधिगम, जो कि आप एक्टिव होकर सीखते हो क्लास में जाकर, जैसे कि हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी वो सीख रही है जाकर, तो ये लर्निंग प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। एक्ट और ये हो जाएगा जो कि वो पड़ोसी से मतलब सीख लेती है, ठीक है। इसको कोई फर्क, सीखने का कोई चांस ही नहीं करती है, फिर भी सीख जाती है। जैसे कि आप घर में गमारी बोलना या फिर मगही बोलना या हिंदी बोलना, मम्मी पापा जैसे घर में बोल रहे हैं वो एक्विजिशन कहलाता है ना, अर्जन कहलाता है। यानी कि आपने कोई उसको जो है अधिगम के लिए प्रयास नहीं किया, वो पैसिव लर्निंग से ही हो गया, ठीक है। यानी कि यह इनफॉर्मल सिचुएशन और स्टेबल और ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन रहता है, और ये की फॉर्मल होता है, ठीक है। और ये नॉलेजेबल बेस्ड होता है। तो यहाँ पे पूछा गया आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे, तो यहाँ पे तो अर्जन हो जाएगा भाई, ठीक है, अधिगम नहीं कर रहा है। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, या किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो देखो भाई, एक होता है बारीकी से पढ़ना और एक होता है सरसरी दृष्टि से पढ़ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करता है, यह किस रूप में जाना जाता है। तो एक होता है डिटेल और एक होता है फास्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। अब यहाँ पे उसे कहा जाता है स्कीमिंग और इसे कहा जाता है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग में जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि आपका फ़ोन में आप जो है किसी स्पेसिफिक मम्मी का या नंबर या अपने दोस्त का फेवरेट नंबर निकालो, यानी कि फेवरेट दोस्त का नंबर निकालो, तो आप क्या करोगे, आप जो है बारीकी से ध्यान से देखोगे ना भाई। और अगर आपको कह दिया जाए कि कहीं भी कोई भी कॉल लगा दो, ठीक है, तो आप कोई भी कॉल रैंडमली लगा दोगे, ये हो गया सरसरी दृष्टि से देखना। तो यहाँ पे करा कि अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो ये बारीकी से पठन करेगा। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना, यह किसमें सम्मिलित होता है। तो देखो, एक होता है बॉटम अप अप्रोच और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप्रोच होता है कि ये नीचे से बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हुए हाई टॉप क्लास मॉडल पे जाता है, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले मॉडल टॉप होता है, लास्ट में छोटे मॉडल पे जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे करा कि
किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना और निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है। तो सबसे पहले मुख्य विचार पे गया, उसके बाद जो है सारांश लिखा। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉटम अप अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये बॉटम अप हो जाएगा। बॉटम अप मतलब होता है ऊर्ध्वमुखी। अगला सवाल है, संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो निष्क्रिय शब्द तो है नहीं भाई। अब सक्रिय शब्द है लेकिन विषय वस्तु के शब्द हैं। क्या क्या विषय वस्तु के शब्द हैं कि नहीं? जैसे कि संज्ञा, विशेषण, ये सब किसके पार्ट है? ग्रामर के। तो ग्रामर में आ जाता है तो विषय वस्तु के शब्द हो जाएंगे। अगला सवाल है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना। तो देखो, एक होता है डिक्लरेटिव नॉलेज, एक होता है प्रोसीजरल नॉलेज और एक होता है कंडीशनल नॉलेज। अब डिक्लरेटिव नॉलेज में क्या होता है कि नोइंग व्हाट, यानी कि उनके बारे में क्या है ये जानना। और प्रोसीजरल नॉलेज में होता है कि कैसे हुआ, ये मतलब जानना कि ये कैसे हुआ। कंडीशनल में होता है कि व्हेन एंड वाई का जो है टोन आ जाता है, यानी कि कब और क्यों। तो यहाँ पे करा कि संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास, यानी कि सीमित करा द्वारा वर्णित करना क्रियान्वित कहलाता है। कौन सा होगा? तो ये भाषा प्रक्रिया होगा भाई, कार्य विधिक ज्ञान होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल बनाओ भाई। करा कि प्राकृतिक भाषा में प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में से पठन सामग्री का स्रोत डैश है। तो देखो, एक होता है ऑथेंटिक मटेरियल, एक होता है भाई नॉन ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिक मटेरियल में लैंग्वेज डाटा जो है रियल लाइफ कम्युनिकेशन से जुड़ता है, और नॉन ऑथेंटिक होता है ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है लर्निंग पर्पस के लिए। तो ये मान लो कि ये नेचुरल नहीं होता है, यानी कि, और ये नॉन नेचुरल होता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे नेचुरल बोला है, तो इसमें दे कंटेन फॉल्स स्टार्ट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस, दे आर यूजुअल फॉर इम्प्रूविंग द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो यहाँ पे प्रमाणिक पठन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? भाषा आकलन के बारे में कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आंसर क्या, शिक्षार्थियों की उपलब्धि होगा, या शिक्षार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान का आकलन करना, या शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना। तो यहाँ पे भाषा से आकलन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भाषाई निपुणता पे आकलन करना ही सही होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। भाई यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? तो देखो, ट्रायल एंड एरर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और ये थर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है ये कहानी आप लोग पता होगा, ठीक है। तो आंसर सीधे मार्क करते हैं कि इसका आंसर क्या, त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के लिए क्षेत्र की प्रति पुष्टि है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तब के तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं बाद में भी सुधार सकते हो। केवल हटा दो भाई, द्वितीय भाषा प्रथम भाषा को हस्तक्षेप करता है नहीं, ठीक है। दो तो निगेटिव वर्ड थे, हटा दिया। अगला सवाल है, एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देती है। शिक्षार्थियों के इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेंदी हो गया ना भाई। तो इसको जो है ध्यान दो, पहले क्या कहा, सामाजिक विज्ञान पुस्तक, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति संबंधित अन्य पुस्तकें किस में आ जाता है बताओ? ये किस में आ जाएगा? तो ये समूची पाठ्य करिकुलम में आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, एक शिक्षार्थी, यानी 30 सवाल है, फटाफट से करते हैं, ठीक है भाई, टाइम भी नहीं है। व्यवहारिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरण जो नियम हैं उसको बेस बनाता है,
और इस अधिगम के तकनीकी को क्या कहा जाएगा? बताओ भाई, क्या कहा जाएगा? तो संज्ञानात्मक युक्तियां, क्योंकि यहाँ पे व्याकरण की बात हो रही है, मेटाकोग्निटिव नहीं होगा, आकृति आधारित अधिगम, फोटो वगैरह नहीं बना रहा है, सहयोग भी नहीं कर रहा है किसी को, ठीक है। तो ये अपना खुद का माइंड लगा के, कोग्निटिव माइंड लगा के जो है नियम को आधार मानकर जो है तकनीकी को जो है अपना रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, या पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाती है, अब बोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है, शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास है। बताओ, एक शिक्षार्थी जो है सीमित समझ के साथ पठन सामग्री को पढ़ पाती है, और पठन सामग्री की बहुत अच्छी तरह पढ़ पा रही है, अवबोधन कार्य को जो है बड़े भाई के साथ सहायता करती है, तो शिक्षण अधिगम का यह कैसा अभ्यास है? बताओ। तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम में सहायता कर रहा है, तो ट्यूटरिंग तो होगा, कोचिंग नहीं होगा, परिकल्पना यहाँ पे होगा, हेल्पिंग है ना, सहारा मिलना। अगला सवाल है, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? बताओ भाई। 13वां सवाल क्या होगा? तो देखो, जो शब्दों की आकृति से जुड़ने और अर्थ निकालने का प्रयोग करता है वो व्याकरण होता है। व्याकरण के संप्रेषणात्मक कार्य होते हैं, ठीक है। अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखना इस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है। व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक नहीं बल्कि संप्रेषणात्मक कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फंस सकते थे। कार्य विधिक व्याकरण क्या होता है वो आपने अभी ऊपर देखा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने की सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? तो देखो, ये जो आंसर इसका हो जाएगा भाई, कह रहा है कि सचेतन यानी कि कॉग्निटिव में जाना चाहिए, तो इकाइयों के नियम नहीं, प्रस्तुत शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, हाँ भाई, प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान जो है नियमों की ओर दिलाना। तो पहले की ये जो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल जा रहा है, तो ये बेटर है, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का क्या विश्वास है? तो बच्चे जो हैं कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, या भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, या शिक्षा जो है शिक्षार्थियों की तरह ही सीखते हैं, या बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो ये दोनों तो यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन सिर्फ नवीन ज्ञान प्राप्त करना ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हम पूर्व ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान सीखते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि जिसे टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया जो शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बताओ भाई, क्या करना चाहिए अध्यापिका को? तो गतिविधि न करवाया जाए भाई, नहीं। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, या ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके। भाई ये तो और गलत है। कक्षा में श्रवण संबंधी गतिविधियां खाली सुनने के लिए, ये तो पैसिव लर्निंग हो जाएगा। यानी कि वो प्राइमरी छोटा बच्चा है तो उसे फिजिकल जो है यानी कि गतिविधियां कराना बनता है, ठीक है। अगला सवाल है, व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? बताओ भाई, भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है, तो ये निगमनात्मक होता है। उदाहरण से होता तो आगमनात्मक होता। यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, एक अध्यापक जो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है, अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बताओ, क्या केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों की लिखावट सिर्फ देखना चाहिए, विषय वस्तु की सटीकता, विषय वस्तु में प्रभावता, प्रवाह और सटीक दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए? बताओ कौन सा हो जाएगा?
तो यहाँ पे विषय वस्तु की प्रवाहता पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो क्लास 5 का है। अगला सवाल है टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना और बॉटम अप से क्या आशय हो जाएगा। बताओ भाई, अभी हमने बताया आपको कि बॉटम अप जो होता है पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देता है, ठीक है। और टॉप डाउन जो होता है समग्र अर्थ पर ध्यान देता है और बॉटम अप जो होता है पाठ्य की विषय वस्तु यानी कि छोटे छोटे शब्द और वाक्यों की संरचना पे ध्यान देता है। अगला सवाल है भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए, बताओ भाई। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। तो देखो जहाँ संप्रेषणात्मक दिखे वहाँ पे आप डट जाओ। अगला सवाल है एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पर पलटती है, इन सब में क्या शामिल हुआ। बताओ भाई क्या शामिल हुआ। तो क्या वो समाधान कौशल कर रही है, नहीं। उदागामी पाठ्यचर्या गुण धर्म बता रहा है, नहीं। वह इमरजेंट साक्षरता कौशल कर रही है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे असर्शन है रीजन वाले सवाल है। तो अभी कथन क्या कहता है कि शिक्षार्थी जो है भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं। बताओ भाई क्या वो सिर्फ आनुवांशिक होगा, नहीं, गलत। कोई भूमिका नहीं होती, यहाँ पे दे दिया। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो आर सही है, ए गलत है, ठीक है। अगला सवाल है पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। बताओ भाई। तो यहाँ पे कहा कि पठन सिखाने से है। अब पठन को पूरे अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये जो है टॉप डाउन, कौन सा, नहीं भाई टॉप डाउन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। टॉप डाउन तो होगा ही नहीं, बॉटम अप होता तो सोचते, लेकिन यहाँ पे समग्र भाषा उपगम दिया है तो सही है। अ, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे भाई। निपुणता वक्ता या आदिवासी या ध्वन्यात्मक जागरूकता या उद्योगामी साक्षरता। बताओ। तो यहाँ पे विचार विमर्श की योग्यता जो है बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग निकलेगा तो चिंतन करने की बात जो है ज़्यादा होगी। एक माँ ने कक्षा 2 के अध्यापका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाइयों बहनों से कभी सुना ही नहीं है। यह कैसे संभव है मैडम। इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा। बताओ। आप मैडम हो, आपके गार्जियन से बात हो रही है, गार्जियन ने कहा मेरी तो 2 क्लास 2 की है, कभी सुनी ही नहीं है, कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो पल्ले नहीं पड़ता है। बताओ। तो रचनावाद उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं अभी क्रिस करते हैं या भाषा केवल हटा दो भाई। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। हाँ भाई अनुकूलित रहता है तभी तो हम सुनकर सीखते हैं। और बच्चे जो है भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकसित पुनर्बलन पर ध्यान देते हैं। तो आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल है प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है और बालिका जो है वयस्क से प्रश्न पूछती है कि यह युक्ति क्या कहलाती है। बताओ क्या कहलाएगी। क्या कथावाचन नहीं भाई, मॉडल पठन नहीं, साझा पठन नहीं, समभाषिक पठन होगा यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल में कैसे विकास कर सकता है। बताओ। शिक्षार्थियों को बस सुनने के लिए कहे, निष्क्रिय होकर नहीं। शिक्षार्थियों में कक्षा में और कक्षा से बाहर सतत बात करके नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करके कैसे सीखेगा। अन्य भाषिक कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल हटा दो।
शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें कि तरह तरह के भाषा, भाई हाँ सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है और रीजन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताओ सही बात है कि नहीं? नहीं भाई, यहाँ पे ये बच्चा है, अब प्राथमिक स्तर पर है, उसे फिजिकल प्रोसेस ज़्यादा करवाना चाहिए, ना कि उसे भाषा में एक्यूरेसी बनाना चाहिए, सटीकता। उनकी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज पे ही उतना तक ठीक रहता है। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग तो है, ये कही है, आर सही है, लेकिन ये जो है गलत है, तो ये गलत है, आर सही है। भाषा भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं, बताओ भाई, क्या कह सकते हैं? क्या टेक्निक कहेंगे, पाठ्यक्रम नहीं, विषय वस्तु नहीं, उपागम कहेंगे, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, बताओ रचनात्मक मूल्यांकन क्या है भाई, बता सकते हो, बता दो, ये होमवर्क पे तौर पे दे दूं क्या? परिवर्तन से संबंधित नहीं है बेटे, हटा दो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये रचनात्मक का नहीं है। अधिगम अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, हो सकता है। कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है, तो आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा सोशल मीडिया हैंडल, यहाँ पे आप जो है हमें फॉलो कर सकते हो, और आप कुछ भी कर पूछ सकते हो, हम वहाँ पे रिप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी 30 सवाल किए हैं और टॉप 30 अभी बाकी है, ठीक है, टॉप 30 भी करेंगे।